नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देखो, आपके बीए सेकेंड ईयर में दो पेपर रहेंगे जैसे फर्स्ट ईयर में थे। इसमें जो पेपर आएंगे आपके इतिहास में वो आएगा, एक आएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास और दूसरा रहेगा भारत का सांस्कृतिक इतिहास। तो देखिए, पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसका टाइम पीरियड रहेगा 1206 से 1707 तक। इसको हम सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। एक रहता है दिल्ली सल्तनत, इसका टाइम पीरियड 1206 से 1526, और दूसरा रहेगा मुगल काल। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा ये रहेगा 1526 से 1707। ठीक है, अब देखो इसमें तो पढ़ना क्या है। इसमें जो पहला वंश आएगा दिल्ली सल्तनत में वो आएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसके जो सुल्तान थे, इसके जो राजा थे सुल्तान, वो गुलाम थे सारे के सारे। जैसे इसकी स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके बाद जो नया राजा आएगा, नया सुल्तान आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, वो ऐबक का गुलाम था। उसके बाद एक और फेमस सुल्तान आएगा बलबन, वो इल्तुतमिश का गुलाम था। इसलिए सारे वंश को गुलाम वंश कहा गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आएगा खिलजी वंश। खिलजियों ने क्रांति करके एक नए वंश की स्थापना की थी, खिलजी वंश। इसमें अलाउद्दीन खिलजी सबसे फेमस है। खिलजी वंश के बाद आता है अपना तुगलक वंश। इसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बाद आता है अपना सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद अंतिम वंश रहेगा लोधी वंश, जिसके लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की नींव रखी जाएगी। देखो, यहां हम पढ़ेंगे, पहला आएगा बाबर, ये मुगल वंश का संस्थापक था। इसके बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद एक नया वंश हो रहा है, सूरवंश। याद रखना, ये मुगल वंश नहीं था, ये याद रखना है। इसकी स्थापना करेगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। हुमायूं के बाद फिर आएगा अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां और अंतिम औरंगजेब। औरंगजेब अंतिम नहीं था, ये अंतिम महत्वपूर्ण बादशाह था। अंतिम जो पावरफुल बादशाह था, शक्तिशाली, वो औरंगजेब था। उसके बाद मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है। जो उत्तरवर्ती मुगल थे वो इतने निर्बल थे कि एक के बाद मतलब कुछ मतलब थोड़े से टाइम पीरियड में नए नए बादशाह चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ तक इसकी शक्ति मानी जाती है मुगल काल की औरंगजेब। उसके बाद उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। निर्बल बादशाह थे बाकी, तो अपन को यहीं तक पढ़ना है। अब देखो, इसके साथ साथ हमें कुछ और चीजें पढ़नी है। दो क्षेत्रीय वंश और है, क्षेत्रीय साम्राज्य, उनका नाम है, एक है विजयनगर और एक है बहमनी। विजयनगर बहमनी दक्षिण भारत में जो
तुंगभद्रा दोआब है, रायचूर दोआब, उनमें ये है कर्नाटक वाले एरिया, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक पढ़ेंगे अपन भक्ति आंदोलन, और एक पढ़ेंगे इसके साथ सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म से संबंधित था और सूफी आंदोलन मुस्लिम धर्म से संबंधित था। ठीक है, ये रहेगा अपना। इसके साथ देखो अपन इसमें और क्या पढ़ना है, मुगल काल के दौरान एक पढ़ना है हमें मराठा, और पढ़ना है मराठा में स्पेशल शिवाजी। शिवाजी के बाद वाले मराठे जो आएंगे पेशवाओं का इतिहास, वो मॉडर्न इंडिया में आएगा आपके फाइनल ईयर में। तो अपन केवल शिवाजी तक पढ़ना है। शिवाजी के साथ साथ औरंगजेब का जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें शिवाजी भी आ जाएगा। इसके साथ 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 अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ब्रीफली, क्योंकि वो इनसे संबंधित है। क्योंकि अकबर जो सबसे पहले आक्रमण दक्षिण भारत को जीतेगा, अहमदनगर को और खानदेश को, बीजापुर और उस पर गोलकुंडा को भी अभियान भेजता है। शाहजहां का भी उसके संदर्भ में पढ़ेंगे, शाहजहां को भी, औरंगजेब को पढ़ेंगे। औरंगजेब उनको जीत लेता है सब सारी रियासतों को, दक्षिण भारत की रियासतें थी, गोलकुंडा, बीजापुर वगैरह को। ठीक है, तो अपन बेसिकली ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये टॉपिक हमें पढ़ना है। नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो मध्यकालीन भारत, मध्यकाल की शुरुआत कैसे होती है भारत में? देखो मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में बेसिकली इस्लाम धर्म के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि इस्लाम आया कैसे, मुस्लिम आए कैसे, सारे जो अपना जो वो कंसेप्ट रहेगा वो मुस्लिम धर्म की इर्द गिर्द रहेगा। सारे जो अभी आप अपने देखो सारी सारी मुस्लिम रियासत देखी हो, मुस्लिम वंश देखो, विजयनगर को छोड़ के। तो मुस्लिम धर्म आया कैसे? देखो 8वीं सदी में अरब देश में हजरत मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म की स्थापना की गई। ये याद रखना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो सेकंड पेपर। कहाँ की? अरब देश में। अरब देश कहाँ है ये देखिए, ये इंडिया, ये अफ्रीका है, ये है अरब, ये वाला मैप में देखना, ये वाला ये जैसे अरब, और ये है आज के ईरान, इराक, ये फारस, ये आज का यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, दुबई वगैरह एरिया है, ये अरब देश कहलाता है। ये इंडिया है, फिर इंडिया ऐसे था, पाकिस्तान वाला एरिया भी इंडिया में आता था। यहाँ पर 8वीं सदी में हजरत मोहम्मद द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई। सॉरी 8वीं सदी में नहीं, 7वीं सदी, 7वीं सदी, 7वीं सदी में की गई हजरत मोहम्मद द्वारा। इसके बाद क्या हुआ कि हजरत मोहम्मद के बाद इस्लाम धर्म की जो पकड़ थी वो खलीफाओं के हाथ में आ गई।
खलीफाओं के हाथ में आ गई। अब इसमें देखो 4 खलीफा इंपॉर्टेंट है शुरुआत। एक थे अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। ये 4 खलीफा है, शुरुआत की इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर उसमें डिटेल से और चर्चा करेंगे। इनके टाइम पर क्या हुआ, इन खलीफाओं ने तलवार के बल पर इस्लाम धर्म को काफी देशों में प्रसारित कर दिया। ये अरब से चलकर फारस हिंदुस्तान की सरहद तक आ गया। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की ये मिस्र आदि देश है, इनमें भी इस्लाम धर्म फैल गया। सीरिया, टर्की तक ये मध्य एशिया में इस्लाम धर्म आ गया। हिंदुस्तान की सरहद तक आ गया इन खलीफाओं की बदौलत। क्योंकि काफी सारे क्षेत्र में इस्लाम धर्म को प्रसार किया इन लोगों ने तलवार के बल पर। अब देखो इन लोगों ने इस्लाम को फैला दिया, लेकिन इंडिया में आएगा कैसे? क्योंकि अपन को पढ़ना है इंडिया का इतिहास, भारत का इतिहास, तो उसके संदर्भ में पढ़ना है कि इंडिया में इस्लाम आया कैसे। बात है 712 ईस्वी, ये श्रीलंका है। यहाँ पर राज कर रहा था खलीफा, फारस में आ गया। खलीफा के लिए श्रीलंका से कुछ सामान जहाज का। यहाँ पर सिंध, जो आज का सिंध है, सिंध के बंदरगाह पर डाकुओं द्वारा उस सामान को लूट लिया जाता है। इसका सामान खलीफा का सामान है, जो कि श्रीलंका से आया। अब यहाँ का जो सिंध का जो राजधानी थी उस टाइम पर, वहां पे था देवल। देवल के बंदरगाह, सिंध जो प्रांत है, यहाँ पर एक रियासत थी देवल। उस एरिया में डाकुओं द्वारा खलीफा के सामान को लूट लिया गया। अब खलीफा ने देवल के राजा जो थे, यहाँ का राजा था दाहिर, इसको कहा कि उन चोरों को पकड़ो, डाकुओं को पकड़ो, या फिर मुझे हर्जाना दो जो मेरे सामान का नुकसान हुआ। तो दाहिर ने ना तो डाकुओं को पकड़ा, ना ही सामान की क्षतिपूर्ति की। तो खलीफा ने एक सेना नायक है मोहम्मद बिन कासिम, इसके नेतृत्व में एक सेना भेजी देवल पर आक्रमण करने। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की राजधानी देवल को जीत लिया। इसमें दाहिर मारा गया और इसने क्या किया, इसको जीत लिया। इसके साथ साथ इसने देवल के साथ साथ आसपास का जो इलाका था, ये ब्राह्मणाबाद और भी कुछ रियासतें थी, उन सबको जीत लिया। और यहाँ पर क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगा दिया। भारत में जो पहली बार जजिया कर लगा था वो सिंध प्रांत में लगा था, सिंध वाले एरिया में। जजिया कर था क्या? जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स होता था, सुरक्षा के रूप में। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर होता था। किसके एवज में?
सैनिक सेवा के लिए हुआ है। मतलब कि अगर कोई मुस्लिम रियासत है तो उसमें जो गैर मुस्लिम लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या अन्य कोई हो, तो उनसे क्या करते थे, ये उनकी सुरक्षा के बदले में एक टैक्स लेते थे, जिजिया। मुस्लिम लोग, मुस्लिम शासक, जिजिया वो था जो पहली बार इंडिया में कहाँ लागू हुआ था, सिंध में, क्योंकि जिजिया का उल्लेख कुरान में है। इस वजह से ये गैर मुस्लिम जनता पर जिजिया लगा दिया करते थे। जिजिया से मुक्ति का एक ही रास्ता था, या तो आप इस्लाम धर्म से स्वीकार कर लो, आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो तो आपको जिजिया से मुक्ति मिल जाएगी, या फिर नहीं करना तो आप जिजिया दो। तो ये याद रखना है कि पहली बार जिजिया का कहाँ लागू हुआ, सिंध में लागू हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 300 सालों तक इंडिया में कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ। इस वाले एरिया में मुस्लिम आ गए, मुस्लिम धर्म आ गए थे सिंध वाले एरिया में, याद रखना है। अब 300 सालों तक कोई बड़ा आक्रमण नहीं होगा इंडिया के ऊपर। और जो अगला आक्रमण होगा 300 साल बाद, तो 2 चरणों में होंगे। एक का नेतृत्व करेगा महमूद गजनवी और दूसरा करेगा मोहम्मद गौरी। उनके बारे में देखते हैं। देखो 2 चरणों में होगा। पहले चरण का नेतृत्व करेगा महमूद गजनी। ये कहाँ का था, गजनी का, गजनी इसके राजा। ये यामिनी वंश का है, यामिनी वंश का। इसके उपाधि थी बुद्ध शिखर। बुद्ध शिखर क्या मतलब होता है बुद्ध शिखर का? बुद्ध शिखर का मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी जहां भी जाता था मंदिरों में जो मूर्तियां होती थी उनको तोड़ दिया करता। कहा जाता है कि इसने इंडिया पर कुल 27 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 27 बार। कितनी बार? 27 बार। देखो सत्ताईस बार में 17 बार। जब इसका जो पहला इनको आक्रमण रहेगा वो रहेगा शाही वंश पर। कहाँ के? कश्मीर। कश्मीर का राजा था, शासक था जयपाल। जयपाल हार जाता है, मोहम्मद गजनवी जीत जाता है। जयपाल ने क्या किया, हार के बाद आत्मदाह कर दिया, खुद को जला दिया, मर गया, इससे हार गया था, आत्मग्लानि हुई। इसके बाद जो इसका इंपोर्टेंट आक्रमण रहेगा वो एक नगरकोट पर। नगरकोट, इसके अलावा थानेश्वर पर। थानेश्वर यहाँ पे हरियाणा का जवाब है। थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज। मथुरा और कन्नौज में क्या किया, मथुरा वृंदावन भी है, मथुरा में है वृंदावन। इसमें क्या किया, मथुरा वृंदावन में मंदिरों को तोड़ देता इसने, जहां भी जाता था मंदिरों को तोड़ देता। इस मथुरा वृंदावन में काफी मंदिर थे पहले, तो मंदिरों को क्या करते, तोड़ दिया इसने। इसका भी अगला आक्रमण रहेगा, एक इंपोर्टेंट आक्रमण है कालिंजर। कालिंजर उस टाइम पर चंदेल शासकों के अंदर में था। यहाँ का शासक था विद्याधर। इसने क्या किया, कालिंजर का है ग्वालियर।
याद रखना। विद्याधर ने क्या किया, एक संघ का निर्माण कर दिया। ये 3 राजा थे, कौन? 3 राजा, 3 राजाओं के संघ का निर्माण कर लिया मोहम्मद गजनवी से लड़ने के लिए। मोहम्मद गजनवी और इसकी लड़ाई हुई जिसमें कोई वर्सेस गजनवी, जिसमें कोई परिणाम नहीं हुआ, यानी युद्ध अनिर्णायक रहा। तो दोनों में क्या युद्ध अनिर्णायक रहा, तो क्या हुआ कि दोनों ने संधि कर ली, गजनवी और विद्याधर ने। ठीक है, इसके बाद इसका अगला आक्रमण रहेगा वो रहेगा 1025 में, और ये जो पहला आक्रमण था ये था 1001 में। पहला आक्रमण 1001 में, और जो एक इम्पोर्टेंट आक्रमण रहेगा वो 1025 में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा सोमनाथ पर। कहाँ है सोमनाथ? गुजरात में। यहाँ पर क्या था, भगवान शिव का मंदिर था, और वहां उस मंदिर के अंदर काफी सोना था, तो इसने मंदिर को तोड़ा, मूर्ति को तोड़ा, और उस मंदिर के मंदिर का जो सारा खजाना था उसको लूट के ले गया। कहा जाता है कि मंदिर में इतना खजाना था कि मोहम्मद गजनवी को आधा खजाना तो यही छोड़ के जाना पड़ा, मतलब उसने लूट नहीं पाया, इतना खजाना था उसमें, सोने चांदी। पहले के खूब इंडिया काफी सोना था। ये विदेशी आए क्यों थे इंडिया को? इस्लाम धर्म के थोड़ी आए थे, ये इंडिया को लूटने आए थे। इनका मकसद था इंडिया की हिंद की दौलत। मैं पूछो उद्देश्य क्या था? याद रखना, हिंद की दौलत को लूटना, हिंद की दौलत को लूटना, ये मकसद था। इस्लाम धर्म में इनका मकसद नहीं था, इस्लाम कहते इनका मकसद नहीं था। इस्लाम धर्म मेन जो मकसद था वो हिंद की दौलत को लूटना। उसने क्या किया, यहां पर जो सोमनाथ मंदिर है इसको लूटा। उसके वो कहा जाता है कि इसने उसकी जो भगवान शिव की मूर्ति थी उसको अपने साथ गजनी ले गया, सिंध वाले एरिया से, मध्य एशिया में गजनी। ये अफगानिस्तान, यहाँ पे गजनी, अफगानिस्तान वाले एरिया। तो जब ये सिंध से जा रहा था इस वाले एरिया से, तो सिंध में जाति थी जाट। जाटों ने इसको काफी परेशान किया, और ये क्या क्या करता है, 2 साल बाद 1027 में जाटों के खिलाफ अंतिम अभियान करता है। यानी भारत में इसका अंतिम अभियान रहेगा जाटों के खिलाफ। और जो यहां से जो मूर्ति लेके गया था ये भगवान शिव की, उसको वहां जाकर उसने तोड़ा, और कहा जाता है कि उस मूर्ति के टुकड़ों से उसने कसाई को दे दी, उसने मांस तोड़ने के लिए, इतना कट्टर था। तो ये अपन ने देखा कि ये मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कैसे आक्रमण किया, कौन कौन सी जगह पर आक्रमण किया। सारी जगह नहीं पढ़नी, मैंने नगरकोट, ये पहला शाही वंश पढ़ना है, एक ये पढ़ना है चंदेल राजाओं के साथ विद्याधर के साथ संघर्ष हुआ, कोई पन्ना मिलकर। एक इंपॉर्टेंट है ये सोमनाथ अभियान जो 1025 में हुआ। उद्देश्य क्या था? हिंद की दौलत को रोकना। अब देखो इसके साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और जुड़ा हुआ है मोहम्मद गजनवी के साथ। ये देखो, इसको नोट डाउन करो। मोहम्मद गजनवी के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इसके साथ एक विद्वान आया था, उसका नाम है अल-बरूनी। ये अपने साथ एक विद्वान लाया अपने आक्रमणों के दौरान, उसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी ने क्या किया, एक किताब लिखी। अल-बरूनी ये मध्य एशिया का था। इसके नगर पर क्या करता है, मध्य एशिया में मोहम्मद गजनवी अटैक करता है, नगर को लूटता है, और वहां के जो बड़े बड़े विद्वान थे, कारीगर थे, उनको साथ अपने उठाया और अपने साथ गजनी ले गया। उनमें एक अल-बरूनी भी था, लेकिन अल-बरूनी विद्वान था तो उसके दरबार में उसने संरक्षण पा लिया। तो अल-बरूनी ने किताब लिखी, किताब
उल हिंद। ये किताब उल हिंद क्या है, इसमें तत्कालीन भारत यानी उस समय का भारत, जिस टाइम अल्बर्ट ने किताब लिखी उस समय के भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है, पहले इसके बारे में देखो। अल्बर्ट ने क्या किया, भारत में रहकर संस्कृत भाषा सीखी और संस्कृत धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। संस्कृत के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके बाद इसने क्या किया, अपनी किताब में भारत की काफी चीजों का बारे में जिक्र करता है। ये करता है भारत के धर्म के बारे में अपनी किताब में मेंशन करता है, समाज के बारे में, वर्ण व्यवस्था, स्पेशली वही वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भारत की शिक्षा के बारे में। इसने कहते नालंदा को उल्लेख किया, नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी, ये विश्वविद्यालय उस टाइम के, इनका उल्लेख किया कि इनमें भारतीय लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भारतीय विज्ञान के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में, औषधीय ज्ञान के बारे में, औषधीय विज्ञान के बारे में, इसके अलावा गणित के बारे में, इसके अलावा धर्मों के समाज हो गया, यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में जिक्र किया है, ब्याज के बारे में उल्लेख है, कहा जाता है कि 2% पर ब्याज देते हैं यहाँ के लोग। ब्राह्मण वाली व्यवस्था के बारे में इसने जिक्र किया है। काफी इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में इसने अपनी किताब उल हिंद में जिक्र किया। ठीक है, तो चाहो तो नोट डाउन करो। इसके साथ ही ये अपनी किताब में मेंशन करता है कि जो भारत के जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ये क्या सोचते हैं कि ये सोचते हैं कि उनके जैसा विज्ञान किसी का नहीं है, उनके जैसे राजा किसी का नहीं है, उनके जैसा जो ज्ञान है वो किसी का नहीं है। वो अपने ज्ञान को दूसरे लोगों को देने से हिचकिचाते हैं, यानी विदेशों को देने से हिचकिचाते हैं। ये भी उल्लेख किया उसने। आगे देखो, अगला देखो, अगला रहेगा मोहम्मद गौरी। इस बारे में देखो, ये गौड़ का राजा था, गौड़ प्रदेश का शासक था। देखो, ये अफगानिस्तान, यहाँ मध्य एशिया में जगह है गौड़, यहाँ पर है गजनी, यहाँ पर है गौड़, अफगानिस्तान में यहाँ का राजा। इसने
जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया था मुल्तान वगैरह, यहाँ पर 3 मुस्लिम रियासतें थी, 3 मुस्लिम रियासतें थी। उन पर क्या गया, रियासतों पर सबसे पहले आक्रमण किया। 3 मुस्लिम रियासतें, उनके नाम देखो। एक थी करमाती, थे, एक का नाम इस वाले एरिया में ना, इस वाले में उत्तर पश्चिम में 3 मुस्लिम रियासतें थी। एक थी मुल्तान में, एक सिंध में, और एक थी लाहौर में। सिंध, एक लाहौर, 3 मुस्लिम रियासतें थी। इनको जीत लिया सबसे पहले। इसके बाद ये क्या करता है, 1178 ईस्वी में इनको जीतता हुआ गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात में इसकी लड़ाई होती है चालुक्य शासक भीम सेकंड या मूल राज, अब और नाम कहते हैं इसका, मूल राज की विधवा मां, अभी छोटा था मूल राज, नायिका देवी से। मोहम्मद गोरी की लड़ाई होती है कहां पर, आबू में, आबू के निकट। लड़ने वाले कौन थी, नायिका देवी सेना का नेतृत्व कर रही थी, जिसमें मोहम्मद गोरी का क्या होता है, हार जाता है। उसके बाद वापस लौट जाता है। इसके बाद देखो कि क्या करेगा मोहम्मद गोरी, बठिंडा पंजाब में 1188 ईस्वी में बठिंडा पर अधिकार कर लेगा। बठिंडा पर अधिकार कर लेगा। उसके बाद दिल्ली में और अजमेर में, इन दोनों जगह पर चौहान शासक पृथ्वीराज का वो था, शासन था। पृथ्वीराज क्या कहते, राय पिथौरा भी कहते, राय पिथौरा, याद रखना, राय पिथौरा भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। तो बठिंडा, जो पृथ्वीराज चौहान था, इसकी सीमाएं बठिंडा तक लगती थी। इसको लेकर गौरी और चौहान में विवाद हुआ, आपस में दूत भी गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसका परिणाम क्या हुआ, इस पर अधिकार करने का परिणाम क्या हुआ, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसमें गौरी बहुत बुरी तरह हारता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। गौरी अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान द्वारा उसका पीछा नहीं किया जाता है, जो कि उनकी राजपूती शान के खिलाफ था। दुश्मन को पीठ पीछे वार निकाला। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो
गौरी हार कर वापिस अपने प्रदेश गौर वापिस चला जाता है। उसके बाद क्या करता है, एक साल बाद 1192 ईस्वी में वापिस तराइन के मैदान में आ खड़ा होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध, पूरी रणनीति के साथ आता है। अब इसे पता था कि अब गौरी को ये मालूम था कि मैं राजपूतों से नहीं जीत सकता, तो मुझे दूसरी तरकीब सोचनी होगी। तो तराइन के मैदान में एक तरफ गौरी की सेना, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना। गौरी को ये मालूम था कि पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं सकता, तो उसने क्या किया, छल का प्रयोग किया। छल का कैसे प्रयोग किया, कूटनीति का, कि एक अपना दूध राजपूत पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा और कहा कि हम संधि कर लेते हैं। संधि का प्रस्ताव भेजा, कहा कि आपके सैनिक मारे जाएंगे, मेरे भी सैनिक मारे जाएंगे, क्या फायदा, मैं वापिस गौर चला जाता हूँ, आप अपना एरिया लो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है, संधि कर ली, मित्र बन गए, खाया पिया, खूब दारू वारू पी। अब क्या हुआ, पूरी रात को प्लानिंग कर ली पूरी गौरी ने राजपूत खा पी के बड़े मस्त सो गए। इन्होंने क्या प्लानिंग की कि सुबह के टाइम पर अटैक करना। जैसे सुबह हुई, जो राजपूत सैनिक थे वो सुबह के लिए जब निकले फ्रेश होने के लिए, तो तुर्कों ने क्या किया, तुर्क थे तुर्कों ने राजपूत खेमे पर आक्रमण बोल दिया। राजपूत खेमे में अफरा तफरी मच गई, काफी सारे राजपूत मारे गए। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान अपनी जान बचाकर भागा वहां से, लेकिन वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद कहा जाता है कि गौरी की उसने अधीनता स्वीकार कर ली। अब देखो अलग अलग उल्लेख मिलता है। मिन्हाज कुछ और कहता है, हसन निजामी कुछ और कहता है, और एक पृथ्वीराज चौहान का दरबारी इतिहासकार है चंद्रप्रदाई, उसकी रचना पृथ्वीराज रासो, उसमें कुछ और उल्लेख मिलता है। उसके बारे में देखते हैं कि क्या इसके बाद क्या हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा। या याद देखो, एक व्यक्ति है मिन्हाज, एक है निजामी, एक है चंद्रप्रदाई, इसके अलावा सिक्के, और एक नाटक है, नाटक का नाम है किसल विधि विध्वंसा, किसल विधि विध्वंसा, एक संस्कृत नाटक। इनमें जो क्या उल्लेख है देखो, इसका नाम पूरा हसन निजामी। मिन्हाज के अनुसार में मिन्हाज क्या उल्लेख करता है कि गौरी ने पृथ्वीराज की तुरंत हत्या कर दी, ये उल्लेख करता है। अब ये क्या कहता है
पृथ्वीराज ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली, ये कहता है। अब चंद्रगुप्त क्या कहता है कि पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई और पृथ्वीराज द्वारा शब्द भेदी बाण चलाकर गौरी की हत्या कर दी। ये एक उल्लेख मिलता है। अब सिक्के, तो पृथ्वीराज चौहान के सिक्के हैं, किसके सिक्के? पृथ्वीराज चौहान के, जो अजमेर से मिले हैं। इस पर एक उल्लेख मिलता है मोहम्मद, एक शब्द का अंकन मिलता है मोहम्मद बिन साम। ये मोहम्मद गौरी का अन्य नाम था मोहम्मद बिन साम। पृथ्वीराज चौहान के सिक्के, किसके सिक्के? पृथ्वीराज के सिक्कों पर उल्लेख मिलता है मोहम्मद बिन साम। अब देखिए नाटक है, संस्कृत नाटक, ठीक है, संस्कृत नाटक। इसमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें ये उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की अधीनता स्वीकार की। तो अधिकतर जो मत जाता है विद्वानों का, वो जाता है हसन निजामी और इनके ऊपर। ये तीन एविडेंस ज्यादा सही माने जाते हैं। कि सिक्कों पर उल्लेख मिल रहा है मोहम्मद बिन साम, इसका मतलब है कि उसके अधीन रहा होगा गौरी के अधीन पृथ्वीराज चौहान, तभी उसके सिक्कों पर उसने उसका नाम लिखा। एक संस्कृत नाटक है किस्से विद्यामसा, इसका पूरा नाम किसल है। किसने? किसल है, किसल विधि विद्यामसा, किसल विधि विद्यामसा। इसमें उल्लेख मिलता है कि इसने अधीनता स्वीकार की। हसन निजामी ने अपनी रचना में पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा कि उसने गौरी का अधीनता स्वीकार कर ली। तो अधिकतर जो मत जाता है वो ये जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली और फिर उस समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इसकी पृथ्वीराज चौहान की। अब देखो गौरी की जो मृत्यु होगी, उससे पहले देखते हैं एक और युद्ध बचा है गौरी का, इंपॉर्टेंट युद्ध। 1194 में एक युद्ध होगा, चंदावर का युद्ध। किसके बीच होगा? गौरी वर्सेस जयचंद। इसमें गौरी जीतता है, ये हार जाता है। कहा जाता है कि इसकी गर्दन को काट कर नगर के द्वार पर रखा दिया गया। अब गौरी ने क्या किया? अपने जो विजित क्षेत्र थे, कौन से? भारत में विजित क्षेत्रों को किसको दे दिया? अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? ग्वालियर और बयाना, इसके अलावा गुजरात, इन पर आक्रमण कर दिया, इन क्षेत्रों को जीत लिया। एक और गुलाम था इसका, बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया? पूर्वी भारत पर आक्रमण किया। पूर्वी भारत में एक जगह है नालंदा, विक्रमशिला
शिला यूनिवर्सिटीज थी प्राचीन बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। इनके क्या करते हैं, इनके क्या कर दिया इसने, इनको नष्ट कर दिया, इनको तोड़ दिया इन दोनों को, बख्तियार खिलजी। और क्या किया बख्तियार खिलजी ने, सेन वंश की राजधानी नादिया, नादिया पर आक्रमण कर दिया। नादिया कहाँ है, ये यहां से इसने पटना बिहार वाले एरिया से होते बंगाल पर आक्रमण कर दिया। नादिया यहाँ पे बंगाल वाले एरिया में, कहाँ पे आधुनिक बांग्लादेश में, बांग्लादेश इंडिया का पार्ट था, वहां पर इसने आक्रमण कर दिया और उसको अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, इस तरीके से गौरी के आने से क्या हुआ, भारत में मुसलमानों का प्रवेश हो गया। अब देखो गौरी जो था इसकी कोई औलाद नहीं थी, गौरी की कोई औलाद नहीं है। तो उसने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांट दिया। जो भारत में जो साम्राज्य जो उसने जीता था, भारत में जो उसने साम्राज्य जीता था, इसकी मृत्यु जाती है 1206 में गौरी। इसने साम्राज्य में 3 भागों में बांट दिया। एक को दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, एक यल्दौज को, एक कुबाचा को। इसको बनाया दिल्ली लाहौर वाला एरिया जो भारत का आधुनिक भारत है उसका, यल्दौज को काबुल का और कुबाचा को सिंध का एरिया दे दिया। ठीक है, इसकी औलाद नहीं थी। देखो अब अपन पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्टिंग में गुलाम वंश। ठीक है, आपको कोई सवाल कोई कमेंट तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।